वेलकम। चलिए आज देखते हैं ज़रा नीट के पेपर के कुछ सॉल्यूशंस। होपफुली 45 क्वेश्चंस एक साथ करना पॉसिबल नहीं है, तो इट विल बी इन अ पार्ट वाइज सीरीज। और ये ध्यान से देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मेड ऑफ सर्कुलर प्लेट इज बीइंग चार्ज सच दैट द surface charge density on the plate is increasing at a constant rate with time. The magnetic field arises due to displacement current is। चार ऑप्शन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। आपको साफ साफ समझ में आ रहा है ये टॉपिक किस टॉपिक का क्वेश्चन है। EMW से आपको देखने मिलेगा ये। अब EMW से आपको ये क्वेश्चन देखने मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कैसे किया जाए। फर्स्ट के लिए हम बात कर रहे हैं। एज वी नो कि लाइक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, as we know parallel plate capacitor can generate magnetic field due to changing in electric field। और ये टॉपिक कहाँ से है? मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ। दैट मीन्स EMW में जब आप डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, सिंपल वहाँ से बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्टी नहीं है इस क्वेश्चन में। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैन जनरेट, और एक क्वेश्चन वहाँ से आना फिक्स होता है हमेशा, जनरेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलिए या फिर फ्लक्स बोलिए, कोई इशू नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ बोली गई है कि अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होती है एट कांस्टेंट रेट से, अब अगर कांस्टेंट रेट से इंक्रीज करेगी, आपको याद होगा ये इस तरीके का क्वेश्चन है। दो सरफेस चार्ज रहती हैं, ठीक है। यहाँ पे IC करंट होता है या I0, और इस बीच में ID करंट होता है, डेट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। और इससे एक रिलेशन निकल कर आता है विच इज B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I प्लस ID, I विच इज कंडक्शन करंट। अब हमको पता है बिटवीन द प्लेट्स जो है, बिटवीन द प्लेट्स क्या है? I इज इक्वल टू 0। इस बीच में है ही नहीं करंट वहां पे। अब है ही नहीं तो नो रियल करंट, तो ID की वैल्यू तो आप सभी को पता है, E0 d phi E अपॉन dt। अब फाई तो हमको पता है क्या होता है, याद कीजिए किया हुआ है। मानता हूँ नीट के पेपर में कई बार बनते क्वेश्चन भी छूट जाते हैं जस्ट बिकॉज कि बड़े इजी भी होते हैं, बट वो पेपर का जो प्रेशर है बेटा, वो हैंडल कई बार प्रॉब्लम देता है। और जब ऐसा खौफ बन चुका हो कि भाई बायो भी लेट हो रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री भी दिक्कत दे रही है, तो फिजिक्स तो ऑब्वियस ही बात है थोड़ा सा एक पेन पॉइंट रहता है। अब यहाँ पे फ्लक्स की जगह पे ये लगा देते हैं, ठीक। अब ये जो चीज आई है, अब सर्कुलर पाथ है अलोंग द इमेजिनरी सिलेंड्रिकल सरफेस जॉइनिंग द पेरिफेरीज ऑफ द प्लेट वेयर फील्ड इज मैक्सिमल। अब सिंपल सी बात है, जो सर्कुलर पाथ होगा, ये सर्कुलर वाला, ये वाला रीजन, दोनों का जो पेरिफेरीज ऑफ द प्लेट वेयर फील्ड इज, यहाँ पे लिख देते हैं इमेजिनरी सिलेंड्रिकल सरफेस
joining the periphery of plate where field is मैक्सिमम। अब फील्ड मैक्सिमम है या मैक्सिमल है, तो आप एक चीज समझिए, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो पेरिफेरीज जहाँ पे एक इमेजिनरी पार्ट वाला देख रहे हैं, तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस रेडियली फ्रॉम सरफेस इनसाइड द प्लेट। भाई अगर बाहर पे मैक्सिमम है, अंदर क्या होगा, धीरे धीरे घटना शुरू होगी एंड रिमेन नॉन जीरो आउटसाइड ऑफ द प्लेट जहाँ जहाँ ई एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब इससे एक रिलेशन आता है कि मैग्नेटिक, ठीक है, फील्ड स्ट्रेंथ decreases radially from surface inside the plate और नॉन जीरो रहता है कहाँ पे, नॉन जीरो आउटसाइड, ठीक, वेयर चेंजिंग ई एग्जिस्ट। यही चीज़ आपने पढ़ी है सेवेंथ जो एसी चैप्टर, आप 6 चैप्टर में पढ़ते हो ईएमआई में इंडक्शन के रिगार्डिंग, वैसा ही सेम चीज़ आपका यहाँ पे लगेगा, नॉन जीरो आउटसाइड द प्लेट वेयर चेंजिंग ई एग्जिस्ट। सिंपल सी चीज़ है, तो ऑप्शन यहाँ ज़रा पढ़ लेते हैं। नॉन जीरो वाला कुछ दिख रहा है, जीरो एट ऑल प्लेट्स गलत है, फोर्थ थर्ड और कांस्टेंट बिटवीन द प्लेट्स एंड नॉन जीरो आउटसाइड ऑफ द प्लेट, ये दोनों गलत हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, फर्स्ट वाला, नॉन जीरो एवरीवेयर विद द मैक्सिमम एट इमेजिनरी सिलेंड्रिकल कनेक्टिंग पेरिफेरीज ऑफ द प्लेट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन बड़ा डायरेक्ट है मेरे ख्याल से। एन इलेक्ट्रिक पोल विथ dipole moment, this one, okay, very good, given है, is aligned with the direction of uniform electric field of magnitude this one, ठीक है, of magnitude this one, the dipole is then rotated about 60 degree with respect to electric field, the change in potential energy of the dipole। ये तो given है, फॉर्मूला बेस्ड का क्वेश्चन है डायरेक्ट। और ये क्वेश्चन कहाँ से है आपका, वर्क डन इन डाइपोल। मैं टॉपिक भी मेंशन कर दूंगा आपको, तो आपको इजी रहेगा। वर्क डन इन डाइपोल से ये क्वेश्चन रहेगा आपका। अब वर्क डन इन डाइपोल से है, तो ध्यान से देखिए, गिवन मेरे ख्याल से ये दिया हुआ है 5 × 10 डाइपोल क्या है, -6 cm, ठीक है। इसके बाद ई की जो वैल्यू है, ई इज ऑल्सो मेंशन 4 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, और थीटा, एक थीटा दिया हुआ है विच इज 60 डिग्री। अब आपको पता है वर्क डन क्या होता है, U इज इक्वल टू -PE cos थीटा। अब जो पहला कंडीशन है कि आपका डाइपोल 0 डिग्री पे, फिर उसके बाद रोटेट कर दिया गया 60 डिग्री पे। अब क्वेश्चन इतना सा है और उनके बीच में आपको एनर्जी या वर्क डन निकालना, जो भी आप समझ पा रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, फॉर्मूला तो यही है। तो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो U इज इक्वल टू लिख लो cos 0, पता है आपको 1 होता है, कितना हो जाएगा 20 × 10⁻, माइनस छूट गया है, तो U आपका आ जाएगा -2 जूल। एक U आया। दूसरे पे बात कर लेते हैं, साइड में ही कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक, नीचे कर देते हैं, इजी रहेगा। अब व्हेन
थीटा इज रोटेटेड अबाउट 60 डिग्री, तो u इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस 60, यही होगा। अब इस चीज में u की जो वैल्यू है यहाँ पे देखो माइनस -2 मल्टीप्लाइड बाय u विल कम -1 जूल। अब जो चेंज होता है हमेशा फाइनल माइनस होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, भाई पहले जितना था उसके हिसाब से चेंज कितना आएगा देख लेते हैं। इसको 2 कर दो और 1 कर दो, तो डेल्टा u इज इक्वल टू u2 माइनस u1, तो -1 जूल -2 जूल, तो कितना हो जाएगा +1 जूल। ये आंसर होगा आपका। देख लेते हैं ये ऑप्शन में है क्या, +1 जूल, 4th वन विल बी द करेक्ट आंसर। और ये जो पेपर मेरे पास आया है बेटा, ये पेपर है सेट नंबर आई थिंक 48 है, मेरे को एक बच्चे ने भेजा है तो उसके हिसाब से, ठीक। ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब तो तीसरे क्वेश्चन में देखते हैं, बॉल ऑफ मास 0.5 इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ 40 मीटर, अ बॉल हिट्स द ग्राउंड एंड राइजेस टू द हाइट ऑफ 10 मीटर। 2 हाइट है, सीधी सी बात है, 40 ड्रॉप हुआ, 10 पे ऊपर गया। इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल ड्यूरिंग द कोलिजन विल बी दिस। इजी है क्वेश्चन, देख लेते हैं। चलो ये इसमें सिंपल सा एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताता हूँ, इजी आ जाएगा। एक सरफेस, ठीक। अब ये जो सरफेस है इस पे जो जिस हाइट पे हम काम कर रहे हैं, दैट हाइट विल बी 40 मीटर, ठीक। अब एक हाइट से बॉल क्या हो रही है, ड्रॉप हो रही है, दैट इज v1, और दूसरे से उठ रही है, दैट इज v2। तो कितनी दूर तक उठ रही है, दैट इज h2 इज इक्वल टू 10 मीटर, दैट इज h1। अब सिंपल सा है, इसमें डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए, v1 इज इक्वल टू √2h1, कितना हो जाएगा ये 2 × 9.8, आई थिंक 784 समथिंग, 28। v2 देख लीजिए, टू इंटू h2 की हाइट 10, तो ये तो 196 के आसपास आएगा, 40 मीटर पास। अब आपके पास दोनों हाइट है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको क्या निकालना है, डेल्टा पी। तो आप देख लीजिए, इनिशियल माइनस फाइनल करना है आपको। तो यहाँ पे 0.5 जो कि मास दिया हुआ है, यहाँ पे 28 माइनस 14, सिंपल से रखते हैं हम, ज़्यादा नहीं लगाते हैं। कितना आ जाएगा ये 0.5, और ये हो जाएगा 28 माइनस, एक्चुअल में -1 नीचे आ रहा है एक वेलोसिटी से, फिर ऊपर जा रहा है, तो ऑब्वियस ये बात है वेलोसिटी भी ऐड हो जानी चाहिए मेरे ख्याल से। कितना होगा 28 प्लस दिस वन, ये हो जाएगा 12, 42, ये ऐड होगा माइनस, और यहाँ पे भी माइनस होगा, यहाँ बीच में माइनस है। चलो दोबारा लिख देते हैं इसको, सॉरी 28 माइनस 14, कितना हो जाएगा 42, डेल्टा पी की वैल्यू 21 न्यूटन पर सेकेंड। आंसर में है क्या देख लेते हैं, 21 है ऑप्शन,
ठीक है। इसके बाद एक जो क्वेश्चन है फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है वो लॉ ऑफ मेलस पे है। ठीक है, देख लेते हैं ज़रा। लॉ ऑफ मेलस पे है। लॉ ऑफ मेलस में बेसिकली क्या करना होता है आपको, यहाँ सॉरी, यहाँ पे आपको पोलराइजिंग इंटेंसिटी के ऊपर काम करना है। इंटेंसिटी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट व्हेन अ पोलराइज्ड शीट placed between two crossed polarities are at this one from polarization angle and one is polarized this one। okay, ठीक है, सीधा सा है क्वेश्चन। 3 है, आप क्वेश्चन आपको समझा देते हैं पहले। ठीक है, एक ये बेस लाइन विच इज़ मार्जिन हमको पता है। अब यहाँ पे एक इंटेंसिटी ऑफ लाइट जारी है आई नॉट, उसके बेस पे ऐसा सेट करते हैं और जो एक लाइट थोड़ा सा फर्स्ट ये आई नॉट है। ठीक है, आई नॉट यहाँ पे बना देते हैं, इजी रहेगा। यहाँ पे ये आई नॉट निकला और यहाँ पे ये 22.5 डिग्री एंगल से चेंज है। अब इससे क्या कर रहा है, यहाँ पे जो निकल के आ रही है विच इज़ I1। अब बेस तो यही है हमारा बेस लाइन, एक और उसमें चेंज आता है। अब वो जो चेंज है उसकी इंटेंसिटी पूछी गई है। क्वेश्चन नॉर्मल है, लिख देते हैं लॉ ऑफ मेलस बेस्ड ऑन इंटेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट है। क्या है, I इज इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे जो चीज़ आएगी, फॉर एग्जांपल एक ले लेते हैं, ये वाला जो एंगल होगा ये कितना होगा, ये एंगल 90 माइनस 22.5 डिग्री विच इज 67.5 समथिंग। अब यहाँ पे जो आ रही है विच इज I2, यही इंटेंसिटी निकालनी। तो I1 इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। कितना है थीटा, 22.5 लिखने में थोड़ा दिक्कत होगा, टू बी वेरी रियल निकालना दिक्कत होगा। हम इसको 45/2 ले लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे ये तो फर्स्ट हो गया। अब I2 के लिए भी सेम ऐसे ही लिख लेते हैं। I2 में क्या होगा, I1 कॉस स्क्वायर थीटा कितना है 90 माइनस 45/2, तो कितना हो जाएगा ये I1 कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉस में 90 माइनस थीटा, चेंज हो जाएगा ऑब्वियस सी बात है, किसमें कॉस चेंज हो जाएगा साइन में आपका, साइन स्क्वायर 45/2। अब यहाँ पे जो आपको नॉर्मल निकालना है I, तो सब्स्टिट्यूट कर दो IT की वैल्यू। I1 की उठाओ वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, आई नॉट कॉस स्क्वायर 45/2 और यहाँ पे साइन स्क्वायर 45/2। इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ I2 जो है तो आई नॉट 4 बाहर बचा, क्या 4 बाहर ले लेते हैं और अंदर वही 2 का इंटू 2 का डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट, तो 45/2 साइन स्क्वायर 45/2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, I0/4। और सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कितना आ रहा है, इसमें रख दीजिए वैल्यू आप, 4 इंटू दिस वन साइन स्क्वायर
सॉरी कॉस स्क्वायर 45/2 विल कैंसिल आउट, 45/2 का करके आप हटा सकते हो, तो डायरेक्ट हम हटा देते हैं। तो ठीक, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, कितनी होती है 1/√2 का स्क्वायर, तो I0/8 विल बी द आंसर। देख लेते हैं आंसर यही है क्या, I0/8 फर्स्ट विल बी द आंसर। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू सिमिलर कार्स A and B आर दिस वन रिस्पेक्टिवली ऑन अप्लाइंग ब्रेक। कार A स्टॉप्स आफ्टर इतने मीटर, कार B स्टॉप्स आफ्टर 1500 मीटर। इफ FA and FB are the force applied by the brakes on car A and car B respectively, then the ratio of FA and FB। इजी है क्वेश्चन। और ये वाला जो क्वेश्चन है फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है, ये बेस्ड है आपका वर्क एनर्जी थ्योरम पे। क्लास 11 में पढ़ते हो आप लोग। वर्क एनर्जी थ्योरम में आपको ये चीज़ देखनी है कि कैसे चीज़ें होती हैं। अब इसमें 2-3 चीज़ मेंशन्ड है, ठीक है। 2-3 चीज़ पे आपको ध्यान देना है। जैसे कि पहला कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, चेंज वर्क डन आपको निकालना है, तो डैट विल बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फॉर कार ए अगर मेरे को बात करनी, क्या क्या गिवन है, काइनेटिक एनर्जी कितना है 100 जूल, और डिस्टेंस इज ऑल्सो 100 मीटर। सो दिस इज वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। वर्क डन की जगह पे आपका 1000, फोर्स की जगह पे पता नहीं, डी की जगह पे ये एफ ए कितना आएगा 0.1 न्यूटन। साइड में ही कर दे रहा हूँ कार बी के लिए। मैं कार बी के लिए काइनेटिक एनर्जी 225 जूल, डिस्टेंस 1500 जूल, एफ पी कितना हो जाएगा, डिस्टेंस देख लीजिए ज़रा, 225 अपॉन 1500 इक्वल टू, जब इसको काटोगे कटता जाएगा और ये बनेगा, एक रेशो में आ रहा है ये मेरा 3/20 इज इक्वल्स टू एफ पी। और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया एफ ए अपॉन एफ बी का रेशो, तो 0.1 तो ऊपर है, नीचे 3/20, तो ये कितना 2/3 देखने मिल रहा। 2/3 अब देख लेते हैं आंसर में है क्या, फोर्थ इज द करेक्ट। अब एक सर्किट दिया हुआ है, सर्किट अगर ध्यान से देखें तो मैं सर्किट बना लेता हूँ। अब ये सर्किट कई बच्चे सोचेंगे कि इसमें किरचॉफ यूज़ करना है क्योंकि करंट है दिया है। अगर आप इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करें बिना हड़बड़ाहट के तो ईजिली हो जाएगा ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं आएगी इस क्वेश्चन में, ठीक है। किरचॉफ बिना यूज़ किए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं आपको, ठीक। चलिए कौन सा क्वेश्चन है, ये है 6th। एक बार सर्किट हम बना लेते हैं इसका। कई क्वेश्चन को ज़रूरी नहीं है कि बेटा आपको मेहनत करके ही सॉल्व करना है, अगर आप ध्यान से दिमाग लगाएंगे तो भी वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस फ़र्क है कि उस टाइम उस मोमेंट में आपका ब्रेन प्रॉपर एक्टिव रहना चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में कई बच्चे लग गए होंगे किरचॉफ्स के पीछे
अब किरचॉफ के पीछे लगोगे तो फिर इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन सॉल्व करो और फलाना ढिमकाना, लेकिन उतना कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, इजी था। ये 1.53 ऊपर में कितना है 4.5 5.5। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से नाम भी लिख देते हैं जरा, A B C D E F, इस पॉइंट पे बस नाम लिखा मैंने। अब अगर ध्यान से देखो, आप कौन सा सर्किट देखना है आपको, A B C D E F A, एक ये क्लोज्ड लूप है। को लग रहा होगा सर लगा रहे हैं किरचॉफ, नहीं किरचॉफ नहीं लगा रहा भाई, किरचॉफ लगाऊंगा बहुत मेहनत लगेगी। अब यहाँ पे और मेहनत से अपन बचते हैं, टू बी वेरी रियल, काम अगर आसान से हो सकता है तो ट्राई करने में क्या जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं इस लूप में, ध्यान से देखो, क्या ये आपको व्हीट स्टोन दिख रहा है। व्हीट स्टोन कैसा होता है कि भाई ऐसा 5 रजिस्टर का कॉम्बिनेशन, उसके बीच में से एक से करंट जा रहा होता है, लेकिन वहाँ पे एक कंडीशन है कि बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज होना चाहिए। बैलेंस व्हीट स्टोन क्या होता है भाई कि एक्सिस के अराउंड वाला जो सीन होता है, दोनों के जो पार्ट होते हैं बैलेंस्ड व्हीट, इस तरीके से यहाँ पे और यहाँ पे। थोड़ा इसको बस चेंज घुमा के देखो, ऐसा टिल्ट करके देखो बस, जब ये टिल्ट होगा तो आपको वो जो शेप है ABCDEF का वैसा ही देखने मिलेगा। तो ये जो आ रहा है विच इज बैलेंस्ड व्हीट स्टोन, ब्रिज, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। अब जो बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज आप देख रहे हो, इसमें सीधी सी बात आप देखो कि ऑब्वियस सी बात है, इस जो सेंटर वाले हिस्से में है करंट तो जाएगा नहीं, तो वो खत्म। ठीक, इतना है। अब लेकिन ये वाले जो दो पार्ट हैं, ये और ये क्या हो जाएंगे, आपस में सीरीज में हो जाएंगे, करंट सेम है यहाँ पे, तो इन दोनों का मिलाकर मैं बोल देता हूँ कितना है 5 और 3, तो ये दोनों का मिलाकर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 8 ओम। और वहीं पे ये तो 8 हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है इसको मिटा देते हैं ज़रा, ठीक, मिटा के स्ट्रेट। अब ध्यान से देखो कि भाई ये हो गया, ये वाले जो पार्ट है, ये वाले, ये भी क्या हो जाएंगे आपके सीरीज में। अब ये दोनों सीरीज में होंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये मान लो 4, जो कि 2.5 + 1.5 विच इज 4, तो यहाँ से भी इसको हटा देता हूँ, ठीक, ये हो गया। अब ध्यान से देखो कि जो आपका ये 8 वाला पार्ट है और ये 4 वाला पार्ट है, ये दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल है तो क्या कर दें, 1 + this 1 + 4, कितना हो जाएगा ये 32, आई थिंक एलसीएम आ जाएगा, 4 + 8 12/32, ये क्या चल रहा है 1/r चल रहा है, याद रखेंगे। तो r क्या हो जाएगा 32/1, काट के मेरे ख्याल से कम तो होना चाहिए, कितना हो रहा 8/3। अब ये सिंप्लीफाई हो गया किस में, 8/3 में, मतलब कि नॉर्मल सर्किट हो गया ये। यहाँ पे कितना दिया था, आई थिंक यहाँ 5.5 1/3, और यहाँ 8/3 आ गया, और यहाँ पे 1.5 था। अब ध्यान से देखो, और ये कितना है 5 वोल्ट। इस क्वेश्चन में अब ध्यान से देखो कि भाई सब खत्म एक साथ है, तो इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो रहा 8/3 + 1/3 विच इज 9/3, 9/3 3 हो गया,
और इन दोनों को ऐड कर दो, 6 हो जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो कितना आ जाएगा आपका, इधर पे 8/3 प्लस 1/3 प्लस 1.5 प्लस 5.5 कितना हो जाएगा ये 3 6 विच इज 9 ही आना चाहिए, 10 आएगा। ये हो जाएगा 9/3 प्लस 2.5 है क्या, 1.5 है ना। तो ठीक तो है, कितना हो रहा है ये 7 हो रहा, सॉरी ध्यान कहीं और ही चला गया, विच इज़ 10 ओम। और वोल्टेज कितना दिया हुआ है आपको, 5 का दिया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है फ्रॉम ओम्स लॉ आपको पता है करंट कितना आ जाएगा 0.5 एम्पेयर और 1/2। क्या ये आंसर है, ऐसा कुछ देख लेते हैं। फोर्थ, अगर एक आप कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं एनवीसर वाला कि भाई 4 ही टिक, मतलब कोई एक ऐसा पर्टिकुलर पकड़ लो ऑप्शन और टिक मारते जाओ तो भी आपके 2-3 से, लेकिन उसमें चांसेस गलत होने के ज़्यादा है। एक तो ये हो गया। सेवेंथ क्वेश्चन में जो है कई बार प्रॉब्लम आई है बच्चों को, सेवेंथ क्वेश्चन समझने में ही दिक्कत जा रही है कि क्या होगा सेवेंथ क्वेश्चन। तो इस चीज़ पे ज़रा एक बार देख लेते हैं सेवेंथ क्या है। आपको मैं हर क्वेश्चन करवाऊंगा तो हो सकता है पार्ट ज़्यादा हो जाए, बट इन डिटेल ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस के आपको सोल्यूशन मिलेंगे 45 के 45। अब यहाँ पे देखते हैं 3 आइडेंटिकल हीट कंडक्टिंग रॉड्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एज शोन इन द फिगर। द रॉड्स, ठीक है, द रॉड्स ऑन द साइड हैविंग द थर्मल कंडक्टिविटी 2K while that in the middle has thermal conductivity K. The left end of the combination is maintained at the room temperature, this one, and okay, the right end T, the rod is thermally insulated from outside, okay. In steady state temperature at the left is T1 and this one is T2, the right junction T2, the ratio of T1 and T2, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक्चुअल में अगर आप ध्यान से नहीं करेंगे तो ये दूसरे वे में चला जाएगा और आंसर ही नहीं आएगा। मैं आपको वो वाला मेथड भी बता दूंगा जिसमें वो प्रॉब्लम में हो रहा था। अब इसके लिए सेवेंथ क्वेश्चन में क्या करना है ये देखते हैं कि भाई एक तो डब्बा बना देते हैं, ठीक, डब्बे के 3 हिस्से, पहले में यहाँ 2K, K, 2K, एक ये वॉल है, इस साइड से T टेम्परेचर, इस साइड से 3T टेम्परेचर। यहाँ पे जो बाउंड्री वॉल है यहाँ पे T1 और यहाँ पे T2। इतना तो क्वेश्चन में समझ में आ गया हमको कि ये चीज़ है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये थर्मल कंडक्टिविटी से है। थर्मल कंडक्टिविटी, अब थर्मल कंडक्टिविटी में हम चीज़ समझते हैं कि क्या होती है थर्मल कंडक्टिविटी। याद कीजिए Q इज इक्वल टू, या थर्मल रेजिस्टेंस जो भी आप समझना चाहें, KA T1 माइनस T2 और T2 माइनस T1, डेट इज योर पार्ट, अपॉन L, ठीक। इस मेथड से करने जाओगे आप, लगेगा ये मेथड ज़रूर, बट अगर डायरेक्ट सिर्फ इसी को उठाओगे कि भाई लेफ्ट साइड से एक बार कर लिया, मिडिल का कर लिया और फिर राइट साइड का कर लिया, फिर आपको पता है हीट कहाँ से ट्रैवल करती है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। तो लेफ्ट साइड कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट, लेफ्ट साइड से यहाँ से ट्रैवल करेगी, इस साइड जाएगी हीट। अब जब ऐसा कुछ सिनेरियो आता है बेटा, तो इस सिनेरियो में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि दे मे बी इनवेरिएंस इन द क्वेश्चन, कि हो सकता है चीज़ें गलत आए।
ज़रूरी नहीं क्वेश्चन सही हो जाए, इस चीज़ में हो सकता है चीज़ें बिगड़ भी सकती हैं। तो यहाँ पे इसके लिए एक सजेशन मेरा है कि डायरेक्ट इस मेथड पे ना जाकर हम थोड़ा सा रेजिस्टेंस, हीट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ करें। हीट रेजिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा आसान है इस क्वेश्चन को करने में, अदरवाइज आप इस तरीके से बढ़ोगे करने में तो फंस जाओगे और उस क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि एक बार मैंने भी इस क्वेश्चन को उस तरीके से इससे सॉल्व करने की कोशिश की थी, मैं भी, मेरा क्वेश्चन का आंसर नहीं आया था, T1/T2 मेरा 2 आ गया था, वो तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो फिर कैसे करता? तो वो तरीका ही नहीं काम करेगा। तरीका काम करेगा कि थर्मल रेजिस्टेंस वाला। थर्मल रेजिस्टेंस हो या जैसा भी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सीरीज हो या पैरेलल हो। सीरीज में क्या होता है, वहाँ पे हम मानते थे करंट डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे हम मानेंगे कि भाई हीट डिवाइड नहीं होगा। हीट डिवाइड नहीं होगा तो मतलब ये R1, ये R2 और ये R3, तीनों ये हो गए। अब इसमें अगर आपको देखा जाए तो क्या होता है, R1 मतलब एज वी नो, अब इस चीज़ में अगर आपको दिखाऊं मैं, ये करते हैं ज़रा, तो आइए इसका सिंपल सा हीटिंग रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट कि 1/, क्योंकि हीट रेजिस्टेंस के लिए क्या करते हो आप, R(EQ), यहीं से आता थर्मल कंडक्टिविटी से इस कॉन्सेप्ट का आता है कि 1/2K प्लस 1/K प्लस 1/2K। ऑब्वियस सी बात है, कोई इसमें मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होगा। 2K दिया हुआ, A will be the area of cross section and L is the length that we are using here, ठीक है, L is the length, लेंथ इज आइडेंटिकल बोला गया है, लेंथ चेंज नहीं हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ऑल्सो सेम। कुछ यहाँ पे लिख देता हूँ, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिमेन सेम। तो क्या आ जाएगा इसमें, 1/r इक्विवेलेंट जब आप सॉल्व करोगे तो ऑब्वियस बात है 2K एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, ये होगा या K एलसीएम होगा, 2K एलसीएम अगर करोगे आप तो क्या हो जाएगा, ये L 2L प्लस L, तो 4L/2K काट दोगे तो ये बन जाएगा 2L/K, लेकिन R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा आपका, KA/2L। उल्टा बोल दिया, ऐसे ही तो है, या बेसिकली उतने पे भी रख लोगे तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। चलो अब शुरू करें, यहाँ पे तक तो हो गया ये कॉन्सेप्ट। अब इन सीरीज रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होता है, सेम, जो चीज़ अभी आपको बताई मैंने, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट विल रिमेन सेम। तो पहले वाले में ये वाला फॉर्मूला अब लगना शुरू हो जाएगा आपका, ठीक। पहले वाले में ध्यान से देखिए, टेम्परेचर डिफरेंस ये था, ठीक, अपॉन R1, लेंथ की जगह पे R1 आ जाएगा, कहाँ जा रहा है, दूसरे पे जा रहा है, 3T माइनस T अपॉन, क्योंकि एक कॉमन टेम्परेचर या उस पे आ रहे हैं, रेजिस्टेंस पे आ रहे हैं, तो EQ, ठीक। अब यहाँ पे जो चीज़ आएगी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, R1 की वैल्यू क्या थी, 1/L/2K, L/2K होगा तो 2K विल बी ऑन द अपर, ठीक। ये क्या हो जाएगा, 2T/R इक्विवेलेंट,
ठीक। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 1/r इक्विवेलेंट की वैल्यू अगर आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो कोई दिक्कत, या जैसा भी आपको ठीक लगे। यहाँ पे 12 मल्टीप्लाइड बाय के ए, कुछ कट रहा है मेरे ख्याल से, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करोगे आप तो आपको वैल्यू मिलेगी विच इज T1 के लिए, और L भी कट रहा, T1 के लिए एक वैल्यू मिलेगी, आप चेंज करके इस साइड लेकर आओगे, ये हो जाएगा 3T, 60 हो जाएगा एक्चुअल में, मल्टीप्लाई होगा तो ये 2T और 60, और इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा 5, या इसको इस साइड लेकर आओगे तो 5T, T1 की वैल्यू 5T बाय 2 which is first। यहाँ तक ठीक। अब एक चीज़ और आता है इसमें कि T1 तो निकाल लिया, T2 देखते हैं। अब T2 में क्या हो रहा है, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। ये जो आपने बनाया हुआ है ये सर्किट, क्या सर्किट बोल लीजिए या सिस्टम बोल लीजिए, तो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं इस वे में। तो भाई ऑब्वियस सी बात है थोड़ा बहुत गेन आएगा तो इंक्रीज, तो T2 माइनस T1, T2 जो टेम्परेचर था उससे एक कॉमन टेम्परेचर पे जा रहे हैं विथ हैविंग रजिस्टर दिस वे दिस, और यहाँ पे 3T माइनस T, टेम्परेचर तो वैसे ही चल रहा, 3T माइनस T और R इक्विवेलेंट एक कॉमन हीट कैपेसिटी पे हम मूव कर रहे हैं। अब इसमें आ जाओ ज़रा, R3 की वैल्यू कितनी है L, फिर से वो 2K, यहाँ 2T, R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा दिस वन KE, ये कट गया से, ये कट गया L से L कट गया, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2T2 माइनस T, तो T2 की वैल्यू आ जाएगी कितनी 3T बाय 2 सेकेंड। अब फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड कर दो, आपको T1 बाय T2 मिल जाएगा, कितना हो रहा है देखिए 5T बाय 2 और ये 3T बाय 2। जल्दी जल्दी करेंगे तो कम टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो डेट विल बी 5/3, आंसर यही होना चाहिए, देख लीजिए 5/3, फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। आप दूसरा तरीका मैं जो बोल रहा था उसमें इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट यूज़ करके जब हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इसको, तो उसमें चांसेस हैं कि क्वेश्चन होगा वो गलत है, देयर मे बी चांसेस, बहुत हाई एंड चांसेस रहता है, क्योंकि उसमें जब मैंने एक बार सॉल्व किया तो उसमें T1/T2 मेरा 2 आ गया, और 2 ऑप्शन में ही नहीं है। मैं बोला क्या ही हो रहा है, ये तरीका तो सही है, तरीका तो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट यूज़ कर, भाई इधर से जा रहा है एक कॉमन, लेफ्ट वाला बीच वाले को देगा, एक टेम्परेचर आया, फिर बीच वाला आगे वाले को देगा, एक चीज़ आएगी, तो 3 इक्वेशन का फिर हम सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें T1 जो आ रहा था मेरा आई थिंक 4 आ रहा था, और T2 जो आ रहा था वो 2T आ रहा था, ऊपर 4T नीचे 2T, तो 2 आ जा रहा था, तो क्या ही हो रहा है। फिर थोड़ा सा जब सोचा कि रेजिस्टेंस वाले हीट रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट पे सोचते, तो फिर जाके एक बार आंसर बन गया है, ठीक। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है आपका 8 वाला, ठीक, देख लेते हैं, ये वाला पार्ट कर लेते हैं। जो 8 क्वेश्चन है आपका, ऑसिलेटिंग स्प्रिंग मास, ये डायरेक्ट SHM का क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। An oscillating spring mass, a spring is connected to the box filled with the sand. As the box oscillate, sand leaks slowly out of the box. What भाई सैंड निकल रहा है तो ऑब्वियसली बात मास कम हो रहा है,
So as the average frequency, this one, and average amplitude of the system changes with the time, which one of the following option systematically depict these correct changes? चलो भाई पहले तो इसको एनालाइज कर लें क्या चीज़ है ये, ठीक, देख लेते हैं। 8, अब हमको पता है टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई m/k, m/k पढ़ा है ये वाला। हमको पता है कि मास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा, मास क्या हो रहा, डिक्रीज, क्योंकि सैंड कम हो रही तो मास इज डिक्रीजिंग। मास कम होगा तो टी भी क्या होगा, डिक्रीज, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अंडर रूट पे भी है तो क्या हुआ, डायरेक्ट तो है। अब ओमेगा क्या होता है, 2 पाई/t। अब 2 पाई/t होता है तो अगर m मास लीक है तो ओमेगा क्या होगा, इंक्रीज। m की वैल्यू कम होगी, t की वैल्यू कम होगी, t की वैल्यू कम होगी तो ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज। अब जैसे ही ओमेगा इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियस बात है वेलोसिटी बढ़ रही होगी। तो नाउ एट एनी इंस्टेंट टाइम, चेक कर लेते हैं, ठीक, mg इज इक्वल टू kx0। kx0 आपको पता है दोनों फोर्स है, mg डाउनवर्ड फोर्स है, kx0 आपका SHM वाला फोर्स है विच ऑलवेज टेंड टू मीन पोजीशन पे जाता है। तो x0 क्या हो जाएगा, उल्टा लिख दिया, mg/k। k एक स्प्रिंग कांस्टेंट है, आप सभी को पता है। अगर यहाँ पे m डिक्रीज हो रहा, अगर m डिक्रीज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है x0, क्योंकि ये भी क्या करेगी, डिक्रीज। अब ये डिक्रीज करेगा, जो लेंथ है इक्विलिब्रियम, ये एक्चुअल में क्या, लेंथ, और आप बोल लो इक्विलिब्रियम लेंथ, ये भी डिक्रीज करेगा। अब ये भी डिक्रीज करेगा तो एम्पलीट्यूड भी डिक्रीज करेगा, एम्पलीट्यूड इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। अब यहाँ पे आपको ये चीज देखनी कि भाई जो ऐसा ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें लेंथ भी डिक्रीज कर रही है और एम्पलीट्यूड भी डिक्रीज कर रही है। आ जाओ जरा देखते हैं। मतलब ओमेगा तो आपको समझ में आ गया, यहाँ पे ओमेगा क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा था कि डिक्रीज कर रहा था, लेकिन टाइम के साथ। इस वाले में देखो एम्पलीट्यूड तो 2 में ही डिक्रीज कर रहा है, एक सेकंड में और दूसरा 4th में, तो फर्स्ट और थर्ड तो है नहीं आंसर। तो ऑब्वियस सी बात है आंसर क्या होगा, 2 या 4 में से कोई एक ही होगा, क्योंकि दोनों में एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर रहा है। अब क्वेश्चन एक बार और वापस से देख लेते हैं। स्लोली लीक आउट द बॉक्स, एनी सिस्टम विच डिपिक्ट दिस वन इज करेक्ट। ऐसा कोई भी सिस्टम जो इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा हो। तो ऑब्वियस सी बात है कि या तो सेकंड सही होगा या तो 4th सही होगा, दोनों में से कोई एक ही चीज़ सही होगी। अब आंसर की जो आएगी उसमें देख लेंगे कौन सा सही पार्ट है आपका, ठीक। ओके, होपफुली सेकंड ही होना चाहिए, बट ठीक है, लेट्स सी फॉर द आंसर की जो एक्चुअल एनटीए रिलीज करेगा उस पर, जो इधर उधर से रिलीज हो रही है उस पर हम बात नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, ए बी इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल circuit, see this one, the potential difference, this is at the instant when current 2A and is increasing at a rate of 1 ampere per second। चलो भाई देखते हैं ज़रा, पहले तो सर्किट बना लें। सर्किट कैसा, कौन सा क्वेश्चन, 9। सर्किट कौन सा, 9। ये ए, दूसरा बी,
अब ये इंडक्टर है, इसकी वैल्यू 1 हेनरी, इसकी वैल्यू 5 और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 ओम दी हुई है। अब ऑब्वियस सी बात है, गिवन क्या है कि करंट जो है आई वो कितना दिया हुआ है, मेरे ख्याल से 2 एम्पेयर दिया है सर्किट में, और डी आई अपॉन डी टी जो दिया हुआ है वो +1 एम्पेयर पर सेकेंड दिया भाई, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट। बेसिक सी चीज़ है बहुत कि भाई वी ए इक्वल टू वी बी करना है, निकालना है एक्चुअल में, वी ए माइनस वी बी निकालना, तो दोनों एंड पे पोटेंशियल वी ए वी इक्वल होगा, तो वी ए माइनस वी एल ऑब्वियस बात है इंडक्टर का, माइनस वी बैटरी वाला, माइनस वी आर इज इक्वल टू वी बी। रख दो वैल्यू ज़रा, वी एल क्या होता है, एल डी आई अपॉन डी टी, माइनस ये तो सीधा 5 माइनस आई क्रॉस आर, तो वी बी, तो वी ए माइनस एल की वैल्यू 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 5 माइनस कितना है, आई पता है क्या, पता तो है मेरे ख्याल से 2 है, कितना हो जाएगा, वी ए माइनस 10, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 10 वोल्ट, यही होना चाहिए। छोटा सा क्वेश्चन था, 9th का ऑप्शन 10 वोल्ट, हाँ आंसर करेक्ट। अब इसमें अ पार्टिकल 10th वाला देख लेते हैं। अ पार्टिकल इज मूविंग, a particle of mass m is moving around the origin at a constant force F pulling toward this origin, तो pulling toward the origin है तो आपको सीधे सीधे समझ में आना चाहिए फोर्स कौन सा है, यहाँ वाली लाइन से आपको समझ में आ जाना चाहिए फोर्स कौन सा है, सेंट्रीपिटल, ठीक। अब सेंट्रीपिटल Bohr model is used to describe the motion, the radius r of the nth orbit and the particle speed v in the orbit depend on n as, चलो निकाल के देख लेते हैं ज़रा, इजी है ये क्वेश्चन, फटाक से हो जाएगा। सीरीज बात है कि अगर f क्या है आपका कांस्टेंट, तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। याद करो इस ये जो सेंट्रीपिटल के कॉन्सेप्ट पे है ये पूरा का पूरा, और बोर मॉडल का थोड़ा सा यूज़ है, मतलब मॉडर्न फिजिक्स से ये पार्ट, वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर या फिर आर, दोनों में से जैसे आप लिखना चाहें आर, तो ये वाली बात हो गई। दूसरी बात अब आती है जो बोर मॉडल को यूज़ करना है, तो एल इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, एल इज इक्वल टू एन एच अपॉन, एल की जगह पे एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। अब अगर v की जगह पे मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ r को v की जगह पे, तो वी स्क्वायर होना चाहिए वो, तो r बस आएगा तो कितना आ जाएगा, एन एच का तो कुछ h अपॉन 2 पाई तो कांस्टेंट है, तो ये वाला जो पार्ट है इससे तो हमें कोई वास्ता ही नहीं है, h अपॉन 2 पाई। ध्यान देना है किस पे, सिर्फ और सिर्फ इन पे, तो मेरे ख्याल से v जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपको देखने मिलेगा n 1/3, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है अगर r की वैल्यू वहाँ पे रखी जाएगी तो r की जगह पे वी स्क्वायर हो जाएगा, तो वी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वी क्यूब, और n पे ये वाला आ जाएगा फैक्टर, और r के लिए जब करोगे आप तो ये मेरे ख्याल से ये आएगा फैक्टर, एक बार 2/3 और एक बार 1/3, देखो ज़रा कुछ है ऐसा, r के लिए 2/3 और ये फर्स्ट वाला इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अब 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 10th आज इस वीडियो में लास्ट करेंगे, इसके बाद फिर नेक्स्ट में देखेंगे। सो in some appropriate unit, time and position of the relation in moving particle is given by this one, the acceleration of the particle, ठीक है, easy है ये तो भाई। देखो t is equals to
क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब डी टी अपॉन डी एक्स कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 1। अब आपको पता है इसको रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, तो क्या बन जाएगा, वेलोसिटी। ठीक, अब ये क्या है, डी एक्स अपॉन डी टी। अब इसको मैं डी वी अपॉन डी एक्स कर दूँ, क्या हो जाएगा ये, -2 अपॉन 2x प्लस 1। डायरेक्ट है ये, इस पर ज़्यादा कुछ सोचने की तो बात है नहीं मेरे ख्याल से। याद होगा आपको 1/x का अगर आप क्या करते हो, डिफ्रेंशिएट वापस से कर देते हो तो क्या हो जाएगा वो, -2 अपॉन, ठीक। ये मिल रहा है आपको, ये डी वी अपॉन डी एक्स मिल रहा है आपको, एक्स के रिस्पेक्ट में जब काम हो रहा है। अब ए की वैल्यू या तो डी वी अपॉन डी टी होती, बट वो तो है नहीं हमारे पास, तो ऑप्शन क्या है हमारे पास बनाने का इसको, v डॉट डी वी अपॉन डी एक्स। तो v तो आपको पता है क्या है, 1/2x प्लस 1, डी वी अपॉन डी एक्स क्या है, -2/2x प्लस 1 का स्क्वायर। तो a क्या हो जाएगा आपको, -2x प्लस 1 क्यूब। ऐसा कुछ है आंसर में, फोर्थ वाला इज द करेक्ट। ध्यान से देखोगे तो ऑलमोस्ट फोर्थ आ रहा है। जिस बच्चे ने ये वाला लगा लिया होगा लॉजिक कि नहीं यही सही है, तो फिर बन जाएगा उसको। 12th भी कर ही लेते हैं ये लास्ट, ये 11th था, 11th है ये, 2 पेज तो एटलीस्ट पेपर हो जाएगा। 12th करके खत्म करते हैं अभी। The model of quantized model of electron is moving uniform magnetic field B states that flux passing through the orbit of the electron is NH by E, where E is this one, okay fine, this one according to model the magnetic moment of electron lowest मतलब सबसे कम वाली एनर्जी कौन सी होगी, N = 1 होगी, उस पर बात करनी। चलो भाई देखते हैं, घूमने के लिए कौन सा वाला होता है, F = mv अपॉन आर, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए कौन सा फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स, तो वो क्या हो जाएगा आपका ई वी बी आर। अब वी के लिए निकालने जाओगे तो ई बी आर, एक से ये कैंसिल हो जाएगा, ई बी आर बाय एम। एज वी नो फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स बी डॉट ए। अब बी डॉट ए होता है और आपको पता है एन एच अपॉन ई = कितना दिया हुआ है, फ्लक्स के बराबर, तो फ्लक्स आपका बी और पाई आर स्क्वायर। अच्छा ठीक, तो बी आर स्क्वायर के लिए क्या आ जाएगा, एन एच पाई ई। ये सब वैल्यूज यूज होंगी आपको, इसमें उतना नहीं देखना है। एन एच पाई बाई ई। अब मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है जरा देखो, μ = I डॉट ए। ठीक, आई की जगह पे ई बाय टी मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब एक चीज़ और यहाँ पे की जा सकती है कि अगर मैं टी तो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड क्या होता है, गोल गोल घूम रहा, ठीक, तो सर्कमफ्रेंस 2πr। ठीक, तो इसमें टाइम पीरियड ये मान लेते हैं डिस्टेंस v से घूम रहा, तो v = 2πr अपॉन टी। क्लास 9th में यूज़ करते हैं बेटा ये, तो t = कितना हो जाएगा, 2πr बाय v। लगा दो ज़रा, e 2πr बाय v होगा, तो v यहाँ पे पाई आर स्क्वायर। ठीक, कुछ कुछ कटेगा, ध्यान से देखो क्या क्या कट रहा है।
पाई से पाई कैंसिल, आर से एक आर कैंसिल, तो मेरे ख्याल से म्यू इज इक्वल्स टू ई वी आर अपॉन 2। अब v की यहाँ वैल्यू रख दो, एक रिलेशन ही तो निकालना है। v की वैल्यू क्या है आपको याद है कि हाफ बाहर कर दो, ई बी आर अपॉन एम। एग्जाम में ये सब तेज होता, ऑब्वियस सी बात है कि और कोई कॉन्सेप्ट है नहीं इसको रिलेट करने का। जो जो क्वेश्चन में वर्ड बोली गई भाई कि भाई एक बैलेंस फोर्स है तो आपने उससे v की वैल्यू कर ली। फ्लक्स बोला किसके इक्वल है, NH अपॉन ई के, तो उससे इक्वल कर ली। फिर मैग्नेटिक मूवमेंट पूछो, मैग्नेटिक मूवमेंट पे कर ली। जो जो क्वेश्चन बोला मैंने अपनी तरफ से कोई वर्ड नहीं लगाए। ओमेगा सॉरी म्यू इज इक्वल्स टू कितना, हाफ ई स्क्वायर बी आर स्क्वायर अपॉन एम। अब ज़रा अगर मैं यहाँ पे इतनी चीज़ है तो बी आर स्क्वायर की तो वैल्यू हमने निकाली है 1000, बी आर स्क्वायर की वैल्यू NH अपॉन पाई ई एम, ई से एक ई तो कटा कम से कम, तो म्यू इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, म्यू इज इक्वल्स टू आ जाएगा NEH अपॉन 2 पाई एम। फॉर लोएस्ट एनर्जी तो n इज इक्वल्स टू 1, तो म्यू इज इक्वल्स टू कितना, EH अपॉन 2 पाई एम। ये होगा EH अपॉन 2 पाई एम। देख लेते हैं ज़रा 4 ऑप्शन में कौन सा है, EH फोर्थ, सब में फोर्थ ही आ रहा है। ठीक है, तो ये है आपके ऑलमोस्ट 12 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। रेस्ट 12 धीरे धीरे करके, मतलब कल हो जाएंगे, एक दिन में तो नहीं कर सकते अपलोड हम, धीरे धीरे करके अपलोड कर दिए जाएंगे। दैट्स ऑल। और मेहनत आपकी कभी वेस्ट नहीं जाएगी। नीट का पेपर जैसा भी गया हो उस पर उतना सोचना नहीं है, आपने अपनी तरफ से फुल एफर्ट दिया, डैट इज़ इनफ। आपके पेरेंट्स को आपको पता है कि चीज़ें आप कर रहे हो, और ये बात मैं हमेशा कहता हूँ कि आपकी मेहनत नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। आपकी जो लोग देखते हैं डैट इज़ ओनली अबाउट कंजर्वेटिव फोर्स और कंजर्वेटिव मेहनत। कंजर्वेटिव आपको पता है ओनली डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पाथ, भाई फॉर्म भरा रिजल्ट आ जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता ना। नॉन कंजर्वेटिव पाथ आपको पता आपने कितनी रातें जागी हैं इसके लिए, कितनी चीज़ें खोई हैं, कितने लोगों को छोड़ा है आपने, तो ये एक बहुत मैटर करता है। तो इस चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, ना कि लोग क्या बोल रहे हैं उन चीज़ों पे। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।